असेतु सिन्धुपर्यन्ताया यस्य भारतभूमिका पितृभु पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना यूट्यूब से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, जैसे मैंने कल कहा था कि 1857 का ये जो युद्ध है, इसमें कई एंगल से कई लोगों ने इसको देखा है। और मैंने पहले एपिसोड में बता दिया था कि 125 के करीब जो पुस्तकें हैं वो तो मैंने खुद देखी हैं, और मेरे बाल बुद्धि में इन सभी घटनाओं को एक प्रवाह में, एक सभी फूलों को माला में गुंफना और आपके सामने रखना बहुत कठिन है। कोशिश कर रहा हूँ। वैसे कल हमने वो क्रोधित सैनिकों की प्रतिक्रिया देखी, जिनका स्वाभिमान हमारे नारी शक्ति ने जगाया बाजार में। लेकिन हमेशा जब मैं, मित्रों, ये 1857 का मेरे दिमाग में जब ये उठता है, घटना सामने आती है स्वातंत्र युद्ध के बारे में, मैं सोचता हूँ तो मेरे मन में अक्सर ये विचार आता है, ये घटी क्यों? इसके पीछे की मनीषा क्या थी, नीति क्या थी? उनकी जीवन पद्धति, उनके विचार करने की क्षमता क्या होती होगी? ये निश्चित, क्योंकि 1500 साल का इस्लामी आक्रांताओं का इतिहास हमने देखा। एक प्रकार की 4 शब्दों में वर्णन की हुई इनकी मानसिकता थी, लेकिन गोरों की जो मानसिकता थी ये बिल्कुल उससे परे थी। अब उसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे आज जा रहा हूं। कोशिश करते हैं कि ये अंग्रेजों की मानसिकता एग्जैक्टली थी क्या। शुरुआत करते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स के राजीनामे से। वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा क्या दिया? अपने भ्रष्टाचार और अवैध पैसे की लेन देन के वजह से हेस्टिंग्स को बड़ा बेइज्जत करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने निकाल दिया। ये हमने पढ़ा नहीं था, ये मैं बता रहा हूँ। मेरे पास उसकी पुस्तक है, पूरी कोर्ट प्रोसीडिंग्स की पुस्तक है। ये जो वॉरेन हेस्टिंग्स था ना, ये हरामी अवैध तरीके से एक कंपनी थी, पाल्मर एंड कंपनी। तो ये पाल्मर एंड कंपनी के साथ बड़े धड़ल्ले से पैसे की उगाई कर रहा था। उसने सबसे ज़्यादा उगाई पता है कब की? वॉरेन हेस्टिंग्स ने जब मरहट्टों के साथ युद्ध किया तो उसे सबसे ज़्यादा उगाई की। बाद में फिर पकड़ा गया, फिर बाद में उसकी ज़्यादा बेइज्जती ना हो इसके लिए इस्तीफा मांगा गया। तो उसके बाद आया सीनियर काउंसिल का मेंबर एडम। एडम आया जनवरी 1823 में। अगला गवर्नर जनरल था लॉर्ड अर्नस्ट। अब उसने चार्ज लिया अगस्त 1823 में। इस काल में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। वो थी अंग्रेजों का बर्मा से युद्ध। बर्मीज फौज ने मणिपुर और पूरा आसाम तक उन्होंने जीत लिया था, और उसके आगे बर्मीज आर्मी बंगाल घुसने की तैयारी में थी। 1824 में बर्मी लोग यहाँ ब्रिटिश इलाकों में घुस भी गए थे। अंग्रेज बंगाल और आसाम से
बहुत पीछे हट गए क्योंकि लगातार उनकी हार हो रही थी। अब ये अंग्रेजों ने पठान और हमारी पश्चिम भारत की उनकी जो पलटनें थी, अंग्रेजी सोजिर जो थे, वो यहाँ बॉर्डर पे भेजे। अब यहाँ बॉर्डर पे भेजे तो बर्मीज फौज उनसे लड़ते लड़ते अब पीछे हटने लगी। इतनी पीछे हटी कि बात आ गई और यहाँ बात लटक गई अरकान के पहाड़ों पे। अरकान का पर्वत पार करना निश्चित दुर्लभ था। यहां अंग्रेजों को जबरदस्त मार पड़ी। अब अंग्रेजों को मार पड़ी ये कहता हूं, लेकिन दर्द मुझे होता है क्योंकि अंग्रेज अफसर तो मात्र कोई 2, 5, 10, 25, 100 होंगे। बाकी तो पूरी आर्मी हमारी हिंदुस्तानी थी। इसका कारण क्या था? अरकान पर्वत में अंग्रेजों को जबरदस्त मार पड़ी। कारण था अपनी जात के त्याग का डर जो हमारे सैनिकों पे बैठ गया था। दरअसल मैंने आक्रांता सीरीज में आपको ये बताया था कि वीर सावरकर ने हमारे हिंदू समाज में समाज ने अपने आप पे लगाई हुई 6 प्रकार की बंदियां ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। अब ये सावरकर जी कहते हैं ये है सद्गुण विकृति के साइड इफेक्ट्स। रोटी बंदी थी, बेटी बंदी थी, जाति बंदी थी, शुद्धि बंदी थी। हाँ, पता नहीं इस वजह से एक भ्रामक मानसिकता हमारी तैयार हो गई थी हिंदुओं की। और ये आ गई है सिंधु बंदी, सागर बंदी, शुद्धि बंदी। इसके घातक परिणाम हमने पिछले आक्रांता के सीजन में देखे ही हैं, ज्यादा क्या बताओ। ये सिंधु बंदी, सागर बंदी क्यों भाई? ये तो मैंने मेरे दादी दादी से सुना है कि नहीं 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 नहीं, पुराने जमाने में सागर क्रॉस करना में ये पाप था, सिंधु नदी क्रॉस करना पाप था। क्यों? अटक तक तो हमारे मरहट्टे गए थे, तो ये सिंधु बंदी क्यों? कहाँ से घुसी ये बंदियां मुझे मालूम नहीं और समझ में नहीं आता कि भाई अगर सीधी बात है सागर बंदी या सिंधु बंदी थी तो दक्षिण पूर्व पूरे आशिया में जापान तक इतने हिंदू मंदिर, हिंदू सनातन का प्रभाव बढ़ा तो कैसे बढ़ा? कोई समझाए मुझे। हाँ, हमारे निर्बुद्ध समाज की समझ को पता नहीं इस 400-500 साल में अपना सूफी, ये भांड सूफी और नालायक इस्लामी सुल्तानों की वजह से क्या हो गया था। हाँ, अब ये मोमेडियन जो है उनका फंडा देखो एकदम सीधा, कलमा पढ़ो मोमिन बनो। वैसे ही ब्रेड खाओ, पादरी का झूठा पानी मुंह में डालो, बन जाओ ईसाई, बात खत्म। या हमारे समाज को मालूम ही नहीं था कि इतनी सरल उनकी व्याख्या है। शुद्धि, घर वापसी, अगर वह घर वापसी करना है तो क्या करना है, इनको पता ही नहीं था, इसलिए घर वापसी नहीं कर पाए। वैसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने कुली खान को यज्ञ संस्कार से नेताजी पालकर बनाया था ना, लेकिन हमारी ये निर्बुद्धन और लाचार समाज ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं अपनाया। दुर्गादास राठौड़ जी ने किया, उसको नहीं अपनाया। बाप्पा रावल जी ने किया, उसको नहीं अपनाया। माधवाचार्य जी ने दक्षिण भारत में किया, उसको नहीं अपनाया। पता नहीं आधुनिक भारत में दयानंद सरस्वती है, आर्य समाज के आने के बाद शायद कुछ उन्होंने इंतजाम किए, लेकिन ये मैं मानता हूं हमारे पूर्वजों ने ये बहुत बड़ी गंभीर चूक की है। ये कहना नहीं चाहता, हम लोग उनके उपकार के नीचे दबे हुए हैं हमारे पूर्वजों के, लेकिन उनकी घर वापसी ना करना ये तो गलती थी। और ये गलती राष्ट्रघातक भ्रमिष्ट समाज का द्योतक मैं मानता हूं।
सभी 500-700 साल के हमारे संत देखो, महापुरुष देखो, हाँ, घर वापसी पे कितने आदमियों ने बोला है? क्यों क्यों नहीं बोला? परमात्मा, आत्मशुद्धि का गुणगान तो हम सुनते हैं, जो जरूरी है हमारे समाज के लिए। बिल्कुल, भक्ति का मार्ग उन्होंने ही प्रशस्त किया, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भक्ति मार्ग में समाज को चलते रहने की आप दिशा जब दे रहे थे, तब ये क्षात्र तेज निरस्त करने का मतलब क्या था? इसका मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। चाहे मैं गलत हूँ, लेकिन मैं मेरे ही सभी सनातनियों से मैं ये चर्चा कर रहा हूँ। मैं कोई क्लास वाला तो हूँ नहीं, कि जो यूपीएससी एमपीएससी के लिए कुछ आपको ज्ञान दे दे। कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो आपसे संवाद कर रहा हूँ, हाँ, कि भाई संयम सिखाया गुड, सुदृढ़ मानसिकता का विकास कैसे हो गुड, षड रिपुओं का हमारे नाश कैसे हो फैंटास्टिक, मन शुद्धि कैसे हो जबरदस्त। लेकिन गुरुजी, ये बाहर से आए हुए ये राक्षस वृत्ति के जो आत्मा थे, उनका नाश कैसे हो? उनका नाश कैसे हो, बताओ। चलो, ये मैं थोड़ा विषय पे आता हूँ। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और मेरे मन में कई कई हजार प्रश्न इसके हैं। तो मुझे लगता है कि इन सभी कारणों की वजह से ही हमारी हिंदुस्तानी फौज अरकान पर्वत पार नहीं कर सकी और अंतिमतः हार गई। अमहेर्स ने फिर दक्षिण में फिर सेना का बदरास में गठन किया और सागर मार्ग से उनकी अंग्रेज सेना बर्मा भेजी। भारतीय समुद्र में पहली बार मित्रों स्टीमशिप का यहां प्रयोग इस युद्ध में किया गया। निर्णय बहुत जल्दी आ गया, रंगून हाथ में आ गया अंग्रेजों के। लेकिन यहां हानि कितनी हुई? गोरों ने आज तक 21वीं शताब्दी तक इसके आंकड़े जाहिर नहीं किए हैं। कितना पैसा, किसका पैसा, मानव हानि कितनी हुई, हाँ, हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब जितने भी उस बलिदानी सैनिक थे ना, ये हमारे हिंदुस्तानी थे। सीधी बात है, रंगून गिर पड़ा तो रंगून गिरने के बाद में वहां के राजा ने फिर अब यहाँ पे तो वो हार गया था, लेकिन अरकान में अपनी फौज को उसने इनके विरुद्ध फिर से युद्ध करने का ऐलान किया। शुरुआत में थोड़ी बहुत तो सफलता उसको मिली, लेकिन जैसे उसके बर्मीज सेनापति को जैसे गोली लगी तो पूरी बर्मीज फौज वहां भी तितर बितर होके भागने लगी। अब इसका रिजल्ट ये आया कि आखिरकार बर्मा के राजा ने ब्रिटिशों के सामने प्रस्ताव रखा और वो उनका मांडलिकत्व स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। 1826 की ये यदाबो संधि है। आसाम से मर्दाबान तक का पूरा इलाका बर्मीज राजा ने ब्रिटिशों को दे दिया, करोड़ों रुपए दे दिए, और रंगून में उसके दरबार में एक गोरे जनरल की, रेसिडेंशियल जनरल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी। वैसे ये 1826 में ये सब जब रंगून के वहाँ बर्मीज के बॉर्डर पे चल रहा था, यहाँ भारत में भी, राजस्थान में भरतपुर में भी राजा का एक चचेरा भाई था, उसने विद्रोह कर दिया था, लेकिन छोटा मोटा था, तो उसी साल 1826 में गोरों ने उसको बड़े आराम से शांत कर दिया था। 1828 में अमहर्स्ट ने कौटुंबिक कारणों से पदत्याग किया। अब इसके पीछे भी कोई अगर भ्रष्टाचार का राज है तो ब्रिटिशों ने ये सामने नहीं लाया, लेकिन कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। लेकिन कहा यह जाता है कि कौटुंबिक कारणों से अमहर्स्ट ने पदत्याग किया। चलो ठीक है।
उसने पदत्याग किया तो बेले गवर्नर जनरल बना, लेकिन कुछ ही दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर विलियम बेंटिंक को गवर्नर जनरल बना दिया। अब इसे, ये बेंटिंक को महान कहा गया। क्यों भाई? हाँ, इसने तो कोई बड़ा युद्ध ना जीता, ना कोई लड़ाई की। हाँ, इसने सती प्रथा बंद की। अब देखो मित्रों, मजाक की बात, हाँ, क्योंकि नाणे का हेड्स देखा, टेल्स की मैं आपको बताता हूं। अब ये सती प्रथा बेंटिंक ने बंद की तो राजा राम मोहन राय, वो समाज सुधारक वगैरह वगैरह वगैरह, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो बात की बात है। अब मुझे ये आप समझाए कि व्यक्ति स्वातंत्र्य वाले नालायक ये लिब्रांडू सड़क छाप LGBT वाले सेम सेक्स मैरिज को अभिव्यक्ति की आज़ादी मानने वाले, ये जो चिल्लाते हैं, तो वही उन्हीं उन्हीं के पैमानों पे उस विधवा को क्यों अधिकार नहीं क्यों अधिकार नहीं हो सकता कि वो अपना जीवन त्याग दे? क्यों भाई? उसका अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है नहीं? अब कोई 8 साल 10 साल 15 साल से बेड पे पड़ा है, तो उसका अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य ये क्यों नहीं हो सकता कि मैं मेरे जीवन को समाप्त कर दूं? मेरा जिस्म मेरी मर्जी। पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट किया था, पाकिस्तानी महिलाओं को। तो यहां पे विधवा का जिस्म, विधवा की मर्जी क्यों नहीं हो सकती? बताइए। सती प्रथा घृणास्पद है, लेकिन LGBT सेम सेक्स मैरिज ये सराहनीय और व्यक्ति स्वातंत्र्य है। कैसे हो गया भाई ये? तराजू में डालो ना। क्यों नहीं इसमें समानता होनी चाहिए? ये मोमिन मुल्ला मौलवी जो जो बच्चेबाजी करते ना, सोडोमी प्रथा, ये घृणास्पद है कि नहीं बताओ पहले। तृतीय पंथ कभी भी नैसर्गिक पैदा नहीं होता। ये मैंने मेरे गुरुजी से बार बार सुना है। आयुर्वेद की हर पुस्तक में, निसर्ग नियम की हर पुस्तक में ये लिखा है। तार ठोक के बोल रहा हूं, तृतीय पंथी कभी भी नैसर्गिक पैदा नहीं होता। और भारत में तो उस सबसे पहले मोमिनों ने उसको यहां पे लाया है। आप मोहम्मद कासिम से ले लो, तो उसको मान्यता क्यों मिलनी चाहिए बताइए? वे तो मानसिक रोगी है, इलाज करो, सहानुभूति दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ? लेकिन नहीं, धड़ल्ले से यहाँ सिनेमा घरों में सार्वजनिक तौर पे मुंह में मुंह डालकर सेल्फी खिंचवाते हैं। ये अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य है इनकी। भाई साहब, ये सामाजिक विकृति है हमारे समाज में, जो गत 25 से 35 हजार साल पुरानी हमारी जो ये सभ्यता है ना, या आप निसर्ग नियमों पे चलने वाला हमारा जो सभ्य समाज है, इसकी उसके मायने में ये सामाजिक विकृति है। और एक बात बताओ, ये तो हमारी मान्यता हुई, चलो मत मानो। ये बताओ, यूरोप में 1582 तक महिलाओं को डायन कह के सारे यूरोप में जलाने वाले ये नालायक पुरुष 1828 में महिला अधिकार का पाठ हमें पढ़ाने लगे थे। क्या कहेंगे इसको? दोगलापन कहेंगे? नहीं कहेंगे? दूसरा इसने किया, बेंटिंक ने, इसने क्या किया? इसने डकैती पे रोक लगाई और इसने एक नया शब्द डकैतियों के लिए गढ़ा। अब ध्यान दीजिए, इन हम मानसिकता पे हम लोग आज बोल रहे हैं इतनी, क्योंकि हमारा विषय तो भारत का स्वातंत्र युद्ध है, लेकिन फिर भी मैं विषयांतर थोड़ा सा करके आपको पीछे ले जा रहा हूं। बेंटिंक ने क्या किया? बेंटिंक ने इन डकैतों को शब्द गढ़ा ठग। उसका एक अफसर था
विलियम स्लीमन ने बड़ी निर्दयता से गांव में दमन किया और उसने एक और घिनौना काम किया जो इन गोरों ने अफ्रीका में भी किया था। ईसाई तौर तरीके सिखा के खोंड और कोल, खोंड यानी तमिल में हमारी एक जनजाति है और कोल यानी बंगाल में हमारी एक जनजाति, श्रेष्ठ जनजाति हैं दोनों। ये हमारी अत्यंत प्रतिष्ठित जनजाति को झूठी आधुनिकता का लालच देके इन्होंने ईसाई बना डाला। ये वही समय था, अपनी परंपरा, अपने रीति रिवाज पूरी तरह से उस जातियों से ह्रास हो चुकी थी या कर दी गई थी। ये सबसे पहली हमारी हिंदू जनजाति थी जो ईसाई बन गई थी, बना दी गई थी, बन नहीं गई थी। अब पूरे समाज में पैठ बनानी थी तो ये विलियम ने हमारे हिंदू समाज के कुछ लिखे पढ़े समाज के धुरियों को अपने पल्ले बांध दिया पैसे की लालच में। ये सब हो रहा था आते आते अब आया 1833 में इसने बेंटिंक ने न्यायदान में, शासन व्यवस्था ने बड़े पैमाने पर स्थानिकों को बड़े ओहदे पर लाके रखने का काम शुरू कर दिया। ये पहली बार था जो बेंटिंक ने किया कि लोकल बंदे को बड़े ओहदे पे, सरकारी व्यवस्था में बड़े ओहदे पर इसने बिठाना शुरू कर दिया और वो उसको सामाजिक सुधार कहता था। श्रोतागण ये ध्यान में रखे कि यही है मैकाले का काल। इसी काल में गुरुकुल नष्ट करके सो कॉल्ड आधुनिक शिक्षा प्रणाली लागू कर दी गई थी। वैसे 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज का निर्माण इन्होंने किया। बेंटिंक ने कच्चर, सिलहट, कुर्ग का जो राजघराना था, ये तीनों को बर्खास्त किया, लेकिन उसकी बात नहीं करते हैं, कोई नहीं करेगा। मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया और आधुनिक शिक्षा प्रणाली भारत में लागू कर दी। वैसे 1831 में मैसूर के राज को, पूरे के पूरे राज को अपने कब्जे में ईस्ट इंडिया कंपनी ने ले लिया था और यही वो साल है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना चीन का जो व्यापार था वो अपने रानी को, विक्टोरिया रानी को हस्तांतरित किया। बेंटिंक तो रिटायर्ड हो गया, उसके बाद आता है मेटकैफे। देखते हैं मेटकैफे ने क्या किया, लेकिन कल। वंदे मातरम।